चलो बेटा, अब वो थर्ड वाला चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करें ना। हाँ, चलो अब यहाँ पे ध्यान देना। देखो, हम थर्ड चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी उसे कंटिन्यू करें। देखो, हमने एक्सरसाइज 3.3 तक के सम्स देखे और हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पहला टॉपिक मीन, उसके बारे में हमने कंप्लीट समझा। सब बातें, सब टॉपिक हमने समझे। मीन के बारे में स्टार्टिंग में समझा ना हमने। मीन, जनरल एरिथमेटिक मीन भी समझा और उसके बाद मीन के दो टाइप्स थे वो भी हमने समझे, है कि नहीं। कंबाइंड मीन, वेटेज मीन, जियोमेट्रिक मीन एक अलग टाइप भी था। तो ये सब भी हमने समझे ना आगे की एक्सरसाइज में। अब सेंट्रल टेंडेंसी का दूसरा मेजर हमें समझना है, वो कौन सा? मीडियन के बारे में। हमें भी पता है कि भाई स्टेटिस्टिक के हम लोग तीन पिलर्स कहते हैं, तीन बेसिक मेजर्स कहते हैं, मीन, मीडियन, मोड। तो जिसमें मीन के बारे में पहले हमने समझा, अब मीडियन के बारे में समझना है। तो देखो भाई, मीन मतलब नॉर्मल एवरेज कहते हैं, जो हमने आगे समझा था। मीन मतलब नॉर्मल एवरेज। तो मीडियन मतलब क्या कहते हैं? पहले के स्टैंडर्ड में फाइंड किया है ना, 9-10 में भी बेसिक बेसिक तो आया था। तो भाई मीडियन कहलाता क्या है? एक्चुअली मीडियन का मतलब क्या? बराबर, क्या एक्चुअली मीडियन का मतलब जो है वो मिड वैल्यू कहलाती है। कोई भी डेटा दिया गया हो तो डेटा की सेंट्रल वैल्यू, वो हम लोग मीडियन कहते हैं, है कि नहीं। डेटा की सेंट्रल वैल्यू कहलाती है मीडियन। और ये चीज ध्यान में रखना कि भाई मीडियन के साथ अब हमें इस बार इस चैप्टर में दूसरे भी कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। ये सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन के साथ उसी के ही सिमिलर दूसरे भी कॉन्सेप्ट आएंगे, वो ध्यान देना। देखो, हम लोग जब मीडियन की बात करते हैं ना, मीडियन सिंबल में हम लोग उसे एम कहते हैं। मीडियन जो है वो डेटा की सेंट्रल वैल्यू कहते हैं। अगर हम ऐसा एज्यूम करें कि अगर कोई डेटा जो है वो स्ट्रेट लाइन की तरह है, स्ट्रेट लाइन की तरह है, तो उसकी सेंट्रल वैल्यू वो हमारी मीडियन की वैल्यू कहलाती है कि नहीं। मीडियन सेंट्रल वैल्यू कहलाया। दूसरा भी पॉइंट यहाँ पे ध्यान से समझना कि भाई मीडियन बीच की वैल्यू कहलाती है और मीडियन की वजह से डेटा दो इक्वल पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। डेटा के दो इक्वल पार्ट हो जाते हैं, यहाँ और यहाँ पे समझो दो इक्वल पार्ट, तो ये सेंट्रल वैल्यू कहलाएंगे, बराबर ना। हाँ, भले ये इक्वल नहीं है मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ, पर वही मीडियन से जो है वो दो इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं डेटा के, बराबर। और अगर परसेंटेज वाइज कहें, अगर परसेंटेज वाइज कहें तो मीडियन जो है वो पूरे डेटा की 50% वैल्यू बताता है, 50% वाली वैल्यू बताता है। कोई भी डेटा दिया गया हो और उस डेटा को कहे कि भाई 50% पे कौन सी वैल्यू आती है, बिल्कुल बीच में कौन सी वैल्यू आती है, तो वो हमारा मीडियन है, बराबर ना। एज्यूम कर लो कि भाई ये पूरा डेटा जो है वो 0 to 100% तक है, तो उसमें 50% की वैल्यू मीडियन है, तो मीडियन सेंट्रल वैल्यू कहलाई। मीडियन की वजह से डेटा के दो इक्वल पार्ट हो जाते हैं और परसेंटेज वाइज मीडियन 50% की वैल्यू बताता है कि नहीं। मीडियन ये कॉन्सेप्ट है ना। अब जैसे मीडियन का ये कॉन्सेप्ट आता है ना, तो वैसे ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है मीडियन के साथ ही एक दूसरा नया कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स कहते हैं, क्यू कहते हैं, क्यू साथ में जे कहें, इसका मतलब बता रहा हूं। तो भाई क्वार्टाइल क्यू का सिंबल हम लोग कहते हैं। क्वार्टाइल्स क्या है? तो वो मीडियन की तरह ही है। मीडियन जैसे सेंट्रल वैल्यू है, मीडियन की वजह से डेटा के दो इक्वल पार्ट हो जाते हैं। तो क्वार्टाइल्स डेटा की वो वैल्यू है कि जिससे डेटा के 4 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं। पूरे डेटा को अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो तो उसके लिए क्वार्टाइल ढूंढना होता है। डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो, एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू ढूंढनी हो कि दो इक्वल पार्ट में डेटा को डिवाइड करना है, तो मीडियन ढूंढते हैं। डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो क्या फाइंड करते हैं? क्वार्टाइल्स फाइंड करते हैं हम लोग, बराबर। तो वैसे ही अगर एज्यूम करो कि भाई सपोज पूरा डेटा एक लाइन की तरह है और डेटा के 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो वो 4 इक्वल पार्ट्स के लिए हम लोग 3 क्वार्टाइल्स फाइंड करते हैं, बराबर ना। 3 क्वार्टाइल्स, 3 पॉइंट हम लोग फाइंड कर, मीडियन की एक ही वैल्यू ढूंढते हैं, उसकी एक ही वैल्यू के जिससे दो पार्ट हो जाते हैं। पर अगर डेटा के 4 पार्ट करने हैं तो एक वैल्यू से 4 इससे थोड़ी होंगे, कितनी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी? 3 वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी कि जिससे ये 1 2 3 4 ऐसे 4 पार्ट्स हो जाएंगे, बराबर। तो क्वार्टाइल्स याद रखो,
कि क्वार्टाइल्स जो है वो डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। 3 क्वार्टाइल होते हैं, जैसे हम लोग नाम देते हैं Q1, Q2, Q3, बराबर ना, उसे नाम क्या दिया जाता है, Q1, Q2, Q3, ये 3 क्वार्टाइल। और परसेंटेज वाइज भी अगर कहो, जैसे भाई मीडियन वो 50% की वैल्यू बताता है, परसेंटेज वाइज याद रखना, सम करेंगे ना तो प्रैक्टिकल आएगा ये, इसमें ध्यान में रखना ये। तो परसेंटेज वाइज भी अगर कहें तो जैसे मीडियन 50% बताता है, ये सब 25-25% की वैल्यू बताता है। सपोज अगर पूरा डेटा जो है वो 0 to 100 है तो स्टार्टिंग 0%, तो Q1 पहला 25% होता है। Q1 कितने परसेंटेज डिस्क्राइब कर रहा है, 25%। Q2 25 और 25 50% डिस्क्राइब करता है। Q2 और M की वैल्यू सेम ही होती है, बरोबर ना, ये भी 50% ही डिस्क्राइब करता है। Q2 वो एक तरह का मीडियन ही है। और Q3, तो Q3 75% की वैल्यू डिस्क्राइब करता है, बरोबर, 75% की वैल्यू, और आखिरी में वो 100% समझो, बरोबर ना। तो क्वार्टाइल्स वो है जो डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हम जैसे मीडियन ढूंढते हैं ना, तो वैसे ये क्वार्टाइल्स भी ढूंढने पड़ेंगे हम, ठीक है ना। मीडियन की भी वैल्यूज में बताऊंगा, फॉर्मूलाज बताऊंगा, लेकिन साथ में क्वार्टाइल्स की फॉर्मूला भी हमें देखनी है कि क्वार्टाइल्स डेटा को जो है वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ध्यान रहेगी ये बात, हाँ, ये परसेंटेज वाइज ध्यान रखना। क्या ये परसेंटेज वाइज है, ये सम में और ज्यादा ध्यान में आएगा, तब भी बताऊंगा उसे, पर अभी ये फिलहाल ध्यान रखो इतना। अब जैसे ये मीडियन, क्वार्टाइल्स, मीडियन डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, क्वार्टाइल्स डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। तो ऐसा ही एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम लोग कहते हैं डेसाइल। डेसाइल्स, नाम हम डी कहते हैं, साथ में जे। हाँ, ये जे जो लगा ना यहाँ पर भी, जैसे क्यू जे कहते हैं, जे मतलब जो वैल्यू हो, जे का मतलब भाई ये जो वैल्यू है उसके लिए ये सिंबल आता है कि भाई अगर 1 है तो वो Q1, 2 हो तो Q2, 3 हो तो Q3, जे पे जो वैल्यू रखनी हो, बरोबर ना। यहाँ M में ऐसे अलग अलग नहीं आते, तो खाली M ही, उसमें जे नहीं लगाते। तो फिर से याद रखो, मीडियन जो डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड करे, क्वार्टाइल्स जो डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसी तरह से अगर कोई डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 10 पार्ट में, तो उसके लिए काउंट क्या होता है, डेसाइल। उसके लिए डेसाइल आ जाता है, जो डेटा को 10 पार्ट में डिवाइड करता है। कि पूरा अगर डेटा दिया हुआ है और डेटा के 10 इक्वल पार्ट्स करने हो तो उसके लिए डेसाइल। और 10 इक्वल पार्ट करने के लिए यहाँ हमें कितनी वैल्यू ढूंढनी पड़े, तो यहाँ पर 9 वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। कितनी, 9 वैल्यूज ढूंढनी होती है। तो 10 पार्ट में डिवाइड होते हैं, जो 9 वैल्यू को हम लोग नाम कहते हैं D1, D2, D3, डेसाइल्स होता है ना, तो वो D नाम देंगे, D4, D5, D6, D7, D8 एंड D9। तो ये डेसाइल्स हुए कि जिनसे पूरे डेटा के 10 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 पार्ट हो गए हमारे डेटा के, तो वो डेसाइल की वजह से होते हैं। रहेगी बात ध्यान। और परसेंटेज वाइज भी याद रखो ना, तो जैसे भाई मीडियन 50% की वैल्यू बताता है, कि क्वार्टाइल जो है वो 25-25 की वैल्यू बताता है, तो डेसाइल कितने परसेंटेज की वैल्यू बताता है, 10-10% की वैल्यू बताता है। डेसाइल कितने परसेंटेज की वैल्यू डिस्क्राइब करेगा, तो 10% की वैल्यू, ध्यान रखना। मतलब D1 है तो वो 10%, D2 है वो 20%, D3 30, 40, ये 50%। हाँ, D5 वो सेंट्रल वैल्यू ही कहलाए। अब जब हम सम करेंगे तो आपको मीडियन कहे तो मीडियन की जो वैल्यू इस फॉर्मूला से आएगी, Q2 की वैल्यू भी वही आएगी क्योंकि 50% ही है, D5 की वैल्यू भी वही आएगी, बरोबर। तो ये 10-10% बताता है, ये 60%, ये 70%, ये 80% और ये 90% की वैल्यू। आई बात ध्यान, तो ये भी ध्यान में रखना। क्वार्टाइल 4 पार्ट में, डेसाइल कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 10 पार्ट में डिवाइड करेगा डेटा को। और इसी तरह से दूसरा एक कॉन्सेप्ट कि अगर डेटा को
4 नहीं, 10 नहीं, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो, कोई डेटा को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो तो वो कॉन्सेप्ट आता है परसेंटाइल का। हाँ, परसेंटाइल हम लोग कहते हैं, पीजे कहेंगे, जे में जो नंबर का है, यहाँ डीजे में भी जे पे जो कहे 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको जब सम कहते हैं तो ऐसे 9 की 9 वैल्यू नहीं ढूंढनी होती है, इसमें से कोई एक दो आपको पूछते हैं कि भाई D6 ढूंढो, D3 ढूंढो, D8 ढूंढो, ऐसे कोई एक आध पूछते हैं, सबकी सब नहीं। तो डेटा को ये 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं डेसाइल, और परसेंटाइल वो है जो डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड करें, तो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, वो हमारा डेसाइल है, बराबर, सॉरी परसेंटाइल है जो 100 पार्ट में डिवाइड करे। और 100 पार्ट में डिवाइड करने के लिए परसेंटाइल की 99 वैल्यूज आती है। कितनी आती है परसेंटाइल की वैल्यू? 99 वैल्यूज, जिससे 100 इक्वल पार्ट्स होते हैं डेटा के। और वो 99 वैल्यू को हम लोग P1, P2, P3, P4 ऐसे करते हुए, अब 99 तो मैं यहाँ नहीं बना पाऊंगा, तो P4 करते हुए जो है वो P99 तक, बराबर, परसेंटाइल में 99 वैल्यूज बनती है और डेटा के 100 पार्ट्स हो जाते हैं। अरे ध्यान, और परसेंटेज वाइज कहो ना, तो परसेंटेज वाइज परसेंटाइल का हर वैल्यू वो 1% डिस्क्राइब करता है। हर वैल्यू कितने परसेंटेज डिस्क्राइब करता है? तो 1%। मतलब अगर P1 है तो वो 1% बताएगा, P2 है वो 2%, 3 है 3%, 4 का 4%, ऐसे चलते चलते सपोज अगर P62 है तो वो 62%, बराबर ना, और P99 है वो 99%। परसेंटाइल की हर वैल्यू वो 1% डिस्क्राइब करती है, ये माइंड में रखना आपको, पक्का। तो हम लोग जैसे मीडियन लास्ट ईयर खाली ढूंढते थे ना, अब अकेला मीडियन नहीं है भाई, मीडियन के साथ ये कॉन्सेप्ट भी रहेंगे कि मीडियन के साथ हमें क्वार्टाइल्स भी ढूंढना है। मीडियन 2 पार्ट में डिवाइड करेगा डेटा को, क्वार्टाइल्स 4 पार्ट में, डेसाइल 10 पार्ट में, परसेंटाइल 100 पार्ट में डेटा को डिवाइड करेगा। रहेगी बात ध्यान? हाँ, और जब ये चारों वैल्यू हमें ढूंढनी है ना, तो ये चारों वैल्यू भी हम लोग फाइंड करेंगे रॉ डेटा के हिसाब से, डिस्क्रीट डेटा के हिसाब से और कंटिन्यूस डेटा के हिसाब से। तीनों के हिसाब से हम लोग ये वैल्यूज फाइंड करेंगे। जैसे मीन में भी हमने समझा था, स्टार्टिंग में भी बताया था, रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूस डेटा, तीनों के हिसाब से। तो यहाँ पर भी तीनों के हिसाब से हमें ढूंढना है, बराबर, एक एक करके ही फाइंड करेंगे, क्योंकि ये सब फाइंड करना, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से बैठे माइंड में, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। उतार में मैं तीनों साथ में नहीं बताऊंगा, आज रॉ डेटा समझेंगे, फिर डिस्क्रीट, फिर कंटिन्यूस, एक एक करके समझेंगे हम लोग, बराबर। और ये बहुत ध्यान में भी रखना, मैंने पहले भी बोला था, आपका चैप्टर 3, 4, 5 कनेक्टेड चैप्टर्स है। 3 चैप्टर में ये सब कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से ध्यान रहेंगे ना, तो 4 चैप्टर आप लोग कर पाओगे, और 4 में ये चीज कर पाओगे तो 5 कर पाओगे, बरोबर। तो अगर ये कॉन्सेप्ट बरोबर बैठा ही नहीं, हाँ ठीक है देखा जाएगा उसमें, तो 4, 5 बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा, ये ध्यान में रखना, पक्का ध्यान रखना। तो अब ये चारों अगर फाइंड करने हैं तो रॉ डेटा में फॉर्मूलाज कहें, सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ फिर सम करते हैं। तो रॉ डेटा में अगर फॉर्मूला कहें तो वो फॉर्मूला आती है उसमें कि अगर मीडियन फाइंड करना है तो फॉर्मूला बनती है n+1/2 ऑब्जर्वेशन। रॉ डेटा में मीडियन की फॉर्मूला आती है n+1/2 ऑब्जर्वेशन, बराबर। क्वार्टाइल फाइंड करना है QJ, तो उसके लिए फॉर्मूला आती है J मल्टीप्लाई n+1/4 ऑब्जर्वेशन, बराबर। यहाँ डिवाइड बाय 4, क्यों डिवाइड बाय 4? क्योंकि क्वार्टाइल्स डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड करता है, तो यहाँ डिवाइड बाय 4, बराबर। यहाँ डिवाइड बाय 2, और इसमें तो एक ही वैल्यू है तो आगे J नहीं लिखा जाता, यहाँ तो दो एक से ज्यादा वैल्यू है, क्वार्टाइल की 3 वैल्यू होती है, तो जो पूछे 1 पूछे तो यहाँ J की जगह 1 लिखना है, 2 पूछे तो 2, 3 पूछे तो 3 लिखना है। अरे बात ध्यान, तो क्वार्टाइल के लिए n+1/4 और आगे मल्टीप्लाई J, वो ऑब्जर्वेशन। डेसाइल में DJ में कहेंगे J इंटू n+1/10 ऑब्जर्वेशन, यहाँ डिवाइड बाय 10 करना है हमें। हाँ, ये ऑब्जर्वेशन क्या है ये मैं सब में बता रहा हूँ, अब इसे फॉर्मूला बता रहा हूँ। रॉ डेटा में ये ऑब्जर्वेशन का यूज क्या करेंगे हम लोग,
तो यहाँ डिवाइड बाय 10 करना है, n+1/10, क्योंकि डेसाइल 10 पार्ट में डिवाइड करता है। और वैसे ही परसेंटाइल, तो j इंटू n+1/100th ऑब्जर्वेशन, यहाँ क्या हो जाएगा, n+1/100th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा परसेंटाइल के लिए, बराबर। तो फॉर्मूला सब में सेम है भाई, यही फर्क है कि इसको डिवाइड बाय 2 करना है, मीडियन को क्वार्टाइल में डिवाइड 4, डेसाइल में डिवाइड 10 और परसेंटाइल में डिवाइड बाय 100। होगा ना वैसे, बराबर। फॉर्मूलाज लिख लो, ये कॉन्सेप्ट लिख लो परसेंटेज वाइज। तो हम जो है वो रॉ डेटा का एक दो सम देखें तो माइंड क्लियर होगा ये सम फाइंड कैसे करना है। देखो अब जैसे एक्सरसाइज 3.4 हम लोग समझे, ठीक है ना। हाँ देखो फॉर्मूलाज लिख ली ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग एक्सरसाइज 3.4 समझे, जो हमारे यही मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल ये फाइंड करने के लिए है। और उसमें जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो रॉ डेटा का ही है, तो वो रॉ डेटा के हिसाब से हम लोग फाइंड करें, समझे कि भाई क्या करना है और प्रोसेस समझना। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड ऑल क्वार्टाइल्स फॉर द डेटा गिवन बिलो अबाउट द मार्क्स स्कोर्ड बाय 15 स्टूडेंट इन क्लास टेस्ट। कि भाई क्लास में 15 बच्चे हैं और उनकी टेस्ट हुई है और सबके कितने मार्क्स आए हैं वो दिया हुआ है, नीचे डेटा दिया हुआ है, किसी के 8 मार्क आए हैं, किसी के 6, किसी के 7, किसी के 0, किसी के 2, 4, ऐसे सबके मार्क्स हैं। और हमें फाइंड करना है इसमें, फाइंड द ऑल क्वार्टाइल्स, तीनों क्वार्टाइल्स ढूंढने हैं, ठीक है। ये सम है तो इसमें समझाने के लिए आपको तीनों क्वार्टाइल्स पूछे हुए हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा एक मीडियन पूछेंगे, एक क्वार्टाइल, एक डेसाइल, एक परसेंटाइल, चारों एक एक आपको पूछेंगे। ये सब में तीनों क्वार्टाइल हैं, तो हम लोग एक प्रोसेस समझ लें कि भाई ये क्वार्टाइल्स फाइंड कैसे करनी है, कोई भी मीडियन हो, क्वार्टाइल हो, डेसाइल हो, ढूंढना कैसे वो प्रोसेस समझो। तो देखो अब प्रोसेस में ध्यान देना कि जब भी रॉ डेटा में मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल ये वैल्यूज अगर फाइंड करनी है तो सबसे पहला काम कि रॉ डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है ना। पहला काम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, उसके बाद जो भी फाइंड करना हो वो हम फाइंड करेंगे। सबसे पहली चीज क्या होगी कि उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बराबर। तो इसलिए जो भी ये रॉ डेटा दिया हुआ है पहले उसका असेंडिंग लिखो। असेंडिंग बताया ना कि भाई छोटे से बड़ा करके लिखना है। हर रॉ डेटा में ये चीज याद ही रख लेना कि सबसे पहले उसको जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे जो भी फाइंड करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, सबसे पहला नंबर कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले 0 है तो पहले 0 लिखेंगे, 0 के बाद 2 है, 2 है ना, 2 के बाद जो है वो 3 है, 3 एक ही बार है, हाँ 3 एक ही बार है, 4 जो है वो कितनी बार है, 2 बार है। तो जो 2 बार हो वो 2 बार लिखना है, एक बार हो एक बार लिखना है। 4 2 बार है वो 2 बार लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। 4 के बाद 5 भी जो है वो 2 टाइम्स है, तो चलो 5 भी 2 टाइम्स लिखेंगे। कि 6, तो 6 1 2 3 3 टाइम्स है उसमें, तो 6 भी 1 2 3 टाइम्स है। उसके बाद 7, तो 7 2 टाइम्स है, तो 7 लिखेंगे 2 टाइम्स। फिर 8, तो 8 भी 2 टाइम्स दिए गए हैं, तो 8 भी 2 टाइम्स लिखेंगे। एंड देन 9, तो 9 एक ही बार है, वो 9 एक ही बार लिखेंगे। 15 नंबर हो गए ना, 1 2 3 4 5, 15 नंबर हुए ये, ठीक है। तो सबसे पहला काम मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल कुछ भी ढूंढ रहे हो पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करनी है जो भी कर रहे हो। जैसे यहाँ पे तीनों क्वार्टाइल पूछे हुए हैं, तो ठीक है कि पहला क्वार्टाइल हम लोग फाइंड करें, Q1 कहें हम लोग, तो Q1 की फॉर्मूला, अभी जैसे आपको फॉर्मूला लिखवाई ना रॉ डेटा के लिए, तो भाई Q की फॉर्मूला थी QJ इक्वल टू एन जे इंटू, सॉरी, कि J इंटू n+1/4th ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला है ना। तो जहां J की जगह पर जो नंबर फाइंड करना हो वो लिखना है। तीनों क्वार्टाइल एक एक करके ढूंढना है, तो पहले Q1 ढूंढेंगे, मतलब J की जगह पर 1 लिखेंगे हम लोग, तो 1 इंटू n+1/4th ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन खास लिखना भाई, बराबर। तो यहाँ पर n, तो n पे क्या लिखना है, तो n पे लिखना है टोटल कितने नंबर हैं वो, टोटल नहीं मतलब सबका प्लस नहीं करना है, नंबर कितने हैं वो। तो टोटल कितने नंबर है कितने नंबर है, 15 नंबर है उसमें, तो n की जगह पर 15 लिखेंगे, टोटल नहीं लिखना है। हाँ बेटा ध्यान देना, यहाँ n मतलब यहाँ पर नंबर्स लिखना है, काउंटिंग करनी है कितने हैं।
ठीक है, टोटल नहीं करना है। सो यहाँ 1 और n पे लिखेंगे 15, 15 प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, बराबर। तो 15 प्लस 1 16, 16 डिवाइड बाय 4, तो 1 इंटू 16 डिवाइड बाय 4 4 ही होगा कि 1 इंटू फोर्थ ऑब्जर्वेशन। हाँ, आगे 1 से मल्टीप्लाई वो लिखेंगे और 1 इंटू 4 हो जाएगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन, बराबर। और ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ध्यान देना ये आंसर नहीं है। स्टूडेंट यहां तक करके छोड़ देते कि हमारा आंसर हो गया n प्लस 1/4, रख दिया हमने आंसर। फोर्थ ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं हम। ये ऑब्जर्वेशन मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं वो, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया ना, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में चौथा नंबर कौन सा आ रहा है, ये हमारा Q1 की वैल्यू है। चलो कि भाई कोइंसिडेंस से ये भी 4 ही आ रहा है ना, सब में ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आ रहा है फोर्थ ऑब्जर्वेशन, तो इसका मतलब इसके अंदर हमें फोर्थ वाला जो है वो नंबर लिखना है, वो हमारा आंसर होता है। ध्यान रखना बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में इसलिए करते हैं और ये ऑब्जर्वेशन इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये आंसर नहीं है। यहाँ जो ऑब्जर्वेशन मिलेगा उसे हमें आंसर में लिखना है। भाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन है तो चौथा नंबर लिखेंगे कि चौथा नंबर कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4, ये 4 आ रहा है। तो मतलब कि Q1 की वैल्यू यहाँ लिखेंगे कि सो Q1 इक्वल टू 4 है। ये Q1 की वैल्यू हुई हमारी, बता रही है ध्यान। हाँ, ध्यान से समझना बेटा। अब सपोज अगर Q2 फाइंड करना है, Q2, तो सेम फॉर्मूला J की जगह पर 2 लिखेंगे कि 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, बराबर। ऑब्जर्वेशन इसलिए खास लिखते हैं क्योंकि ये आंसर नहीं है, इसका जो ऑब्जर्वेशन मिलेगा वो हमारा आंसर है, ठीक है। तो n प्लस 1 अपॉन 4 ऑब्जर्वेशन, वही n पे लिखेंगे 15, 15 नंबर है, तो 2 इंटू 15 प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, 15 प्लस 1 अपॉन 4 ऑब्जर्वेशन। तो भाई हो जाएगा 15 प्लस 1 16 डिवाइड 4, तो 4 ही होगा कि 2 इंटू फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। फोर्थ ऑब्जर्वेशन 15 प्लस 1 16 डिवाइड 4 और 2 इंटू 4 तो हो जाएगा एट्थ ऑब्जर्वेशन। तो ये आंसर नहीं है एट्थ ऑब्जर्वेशन, ये कैलकुलेशन हुई हमारी। अब ये जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया है उसमें एट्थ वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा है, वो हमारा आंसर है भाई। तो यहाँ से एट्थ वाला ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा आया एट्थ ऑब्जर्वेशन, तो एट्थ ऑब्जर्वेशन हमारा ये आया है 6, यही आया ना, हाँ 6 आ रहा है। तो इसका मतलब कि Q2 की वैल्यू 6 है। आई बात ध्यान, ये एट्थ ऑब्जर्वेशन आया तो वो एट्थ वाला नंबर लिखना है, ये आंसर लिख के छोड़ मत देना, ठीक है। और वैसे ही अगर क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल हम लोग फाइंड करें तो Q3 हम लोग फाइंड करें तो उसमें हो जाएगा कि 3 इंटू n प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब J की जगह पर हमें 3 लिखना है, बराबर। वही प्रोसेस करेंगे कि भाई n की जगह पर 15 लिखें कि 3 इंटू 15 प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो 3 इंटू 15 प्लस 1 16 डिवाइड 4, तो वो फोर्थ ऑब्जर्वेशन ही होगा। एंड फाइनली 3 इंटू 4 करेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें 12th ऑब्जर्वेशन। और फिर से बोल रहा हूँ ये 12 आंसर नहीं है, 12th ऑब्जर्वेशन, मतलब यहाँ से 12th वाला नंबर कौन सा है वो हमारा आंसर है भाई, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 पे कौन सा नंबर आ रहा है हमारा, तो 12 पे आ रहा है 7, 7 आ रहा है ना। तो Q3 की वैल्यू हमारी बनी 7 की, ये हमारी वैल्यू बता रही है ध्यान। पता चल रहा है ना कैसे ये फाइंड करना है। और ये तो तीनों क्वार्टाइल ढूंढे, अगर मीडियन भी ढूंढना है, डेसाइल भी ढूंढना है, परसेंटाइल भी ढूंढना है तो भी ऐसे ही करना है। खाली मीडियन में डिवाइड बाय 2 करना है, सॉल्व ऐसे ही करना है, हमें जो ऑब्जर्वेशन मिले वो हमें आंसर लिखना है, ठीक है। अगर क्वार्टाइल है तो डिवाइड 4, डेसाइल है तो डिवाइड 10, परसेंटाइल है तो डिवाइड 100, है ना। और जो ऑब्जर्वेशन मिले ये यहाँ पर n की जगह पे नंबर लिख के आखिरी में जो ऑब्जर्वेशन मिले
तो वो ऑब्जर्वेशन इस असेंडिंग ऑर्डर में ढूंढना है, वो हमारा फाइनल आंसर। मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल सब ऐसे ढूंढना। याद रहेगी बात? पक्का ना? हाँ। और एक चीज इसमें अभी बाकी है, वो आपकी एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन सोचो कि अगर जो है वो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और सपोज यहाँ पॉइंट में आ गया तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन नहीं आया, 4.5 आया, तो फिर कौन सा होगा? फोर्थ वाला ऑब्जर्वेशन तो ये चौथा नंबर लिख दिया, या जैसे एट्थ ऑब्जर्वेशन तो आठवां नंबर लिख दिया, पर यहाँ आपको मिले 8.65, तो क्या करोगे? 8.65 तो कौन सा नंबर लिखोगे भाई? तो उसके लिए ना थोड़ी सी अलग कैलकुलेशन आती है भाई। जब ऐसा अगर यहाँ पॉइंट में आ गया तो कौन सा ऑब्जर्वेशन ढूंढे, तो उसके लिए एक अलग से कैलकुलेशन रहती है, और वो कैलकुलेशन आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में नहीं है, एग्जाम्पल में दी गई है। तो ये एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिख दो, तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जिससे थोड़ा क्लियर होगा कि अगर पॉइंट में ऑब्जर्वेशन आ गया तो क्या करना है। ठीक है, लिख दो चलो इसे, तो एक एग्जाम्पल भी साथ में देखें रॉ डेटा में। तो देखो, अब वो जैसे बता रहा था कि अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट में आ जाएगा तो उसके लिए ना हमें इलस्ट्रेशन 25 देखना है। आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो, उसमें ना पेज नंबर 92 पे है, पेज नंबर 92, उसमें इलस्ट्रेशन 25 है। भले उसमें सॉल्व किया हुआ है, पर मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व कर रहा हूँ और वो मेथड समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना कि ये कैसे सॉल्व करना है। एक प्रॉपर रॉ डेटा का क्वेश्चन ये है हमारा। तो यहाँ जैसे दिया हुआ है कि फाइंड Q1 D7 P40, मतलब Q1 एक फर्स्ट क्वार्टाइल ढूंढना है, D7 सेवंथ वाला डेसाइल ढूंढना है हमें, और P40 बराबर ना 40th वाला परसेंटाइल फाइंड करना है। फॉर द फॉलोइंग डेटा शोइंग द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन इज 20 इनिंग, कि कोई बैट्समैन है उसने 20 इनिंग खेली है और हर इनिंग में उसने कितना स्कोर बनाया वो लिखा हुआ है, कि एक इनिंग में उसके 32 हैं, किसी में 28 है, किसी में 47 है, इस तरह से उसके स्कोर हैं। तो हमें उसमें ये सब फाइंड करना है। अब इनमें खाली इन्होंने एक क्वार्टाइल पूछा हुआ है, एक डेसाइल पूछा हुआ है, एक परसेंटाइल पूछा हुआ है, पर हम मीडियन भी ढूंढेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के हिसाब से हम मीडियन भी फाइंड करेंगे उसमें, कि भाई चारों पता चल जाए सम सॉल्व कैसे करना है, रॉ डेटा की मेथड क्लियर हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो चलो समझना है इसमें। तो अब सबसे पहला काम तो ये है कि जो ये ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं उसको सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा। रॉ डेटा का पहला काम यही है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, कि असेंडिंग ऑर्डर उसमें हम लोग लिखेंगे। इसमें लिखा हुआ ही है, उसी से डायरेक्टली लिख रहा हूँ ये असेंडिंग ऑर्डर को। तो भाई नंबर दिए गए, जैसे सबसे छोटा नंबर 9, फिर उसके बाद 10, 10, फिर 14 है, तो 28, 29, 31, 28, 29, 31, 32 एंड 40, 47, 47, 53, 54, then 60, 62, 60, 62, 63 and 67, 71, 67, 71, 80, 96, 80, 96, 148 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, हाँ चलो, ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा। सबसे पहला काम तो यही, आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन आए जो भी आगे पीछे हो, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब इसमें फाइंड करें, तो चलो सबसे पहले मीडियन, भले इन्होंने नहीं फाइंड किया, मैं मेथड के लिए बता रहा हूँ। तो पहले हम लोग मीडियन फाइंड करें। तो मीडियन की जैसे फॉर्मूला बताई थी हमने कि मीडियन की फॉर्मूला आती है n+1/2 ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला आती है ना, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो भाई मीडियन में n पे लिखेंगे हम लोग, भाई कितने नंबर है सब, तो 20 नंबर है ना, टोटल नहीं करना। कितने नंबर है? 20 नंबर है इसमें। तो भाई यहाँ n की जगह पर 20 लिखा जाएगा, कि 20+1/2 ऑब्जर्वेशन। इसमें वो j तो आता नहीं है, बराबर ना, तो डायरेक्टली लिखेंगे। तो 20+1 हो गया 21, और 21 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हो जाएगा 10.5 ऑब्जर्वेशन। मैं ये डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 21 डिवाइड बाय 2 तो 10.5 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब कौन सा ऑब्जर्वेशन लिखें? अगर सपोज यहाँ आंसर होता है हमारा खाली 10th ऑब्जर्वेशन, अगर आंसर 10th ऑब्जर्वेशन होता तो ये नंबर में हम लोग 10th वाला नंबर ढूंढ लेते जो असेंडिंग ऑर्डर किया है, उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये वाला आंसर लिख देते हैं हम लोग 47। पर यहाँ 10 नहीं मिला है भाई, यहाँ मिला है पॉइंट में 10.5 ऑब्जर्वेशन। तो
हाँ, दोनों के बीच का, दोनों का प्लस डिवाइड टू ऐसे करते हैं ना, हाँ वो कर सकते हैं, पर यहाँ हम लोग पॉइंट में क्या कहते हैं, एक दूसरी फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। 10.5 है, बता है कि 10 और 11 के बीच का, मतलब ऐसे तो एवरेज भी कर सकते हो कि 10 वाला और 11 वाला ऑब्जर्वेशन दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, कि 10th वाला ऑब्जर्वेशन 11th वाला ऑब्जर्वेशन दोनों का प्लस डिवाइड 2, तो वो 10.5 मिल जाएगा बीच में, ठीक है ना ऐसे। पर ये तो चलो 0.5 है, 0.75 हो तो, 0.65 हो तो फिर, तो इसलिए कोई भी पॉइंट हो ना तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनती है सिंपल सी। तो उसकी फॉर्मूला हम लोग ऐसे यूज करते हैं कि सपोज 10.5 ऑब्जर्वेशन है तो उसको लिखेंगे, आगे 10 है ना, तो लिखेंगे 10th ऑब्जर्वेशन प्लस, ये क्या है 0.5, 0.5 है तो प्लस 0.5, और ब्रैकेट में यहाँ जो पॉइंट है वही लिखना है, 0.5 है तो 0.5, ब्रैकेट में 10 के बाद, तो 10 के बाद कौन सा ऑब्जर्वेशन आता है, 11th आता है, कि 11th ऑब्जर्वेशन माइनस 10th ऑब्जर्वेशन, ये एक फॉर्मूला बनती है। कोई भी पॉइंट में अगर ऑब्जर्वेशन आ रहा है तो उसको इसी फॉर्मूला से लिखना है। 10.5 आया ना तो लिखेंगे 10th ऑब्जर्वेशन प्लस ये 0.5 है तो प्लस 0.5, और ब्रैकेट में 0.5 से मल्टीप्लाई, मतलब जो भी यहाँ पॉइंट में हो उससे मल्टीप्लाई, कि 10th ऑब्जर्वेशन के बाद जो आएगा 11th ऑब्जर्वेशन माइनस 10th ऑब्जर्वेशन, बराबर ना, तो जिससे जो 0.5 की वैल्यू है उनके बीच में वो एग्जैक्ट मिलेगी। और यहाँ पे कुछ भी हो, सपोज अगर आपको आंसर मिल जाए कि भाई 6.35 ऑब्जर्वेशन, अगर सपोज ऐसा आ रहा है 6.35 ऑब्जर्वेशन, तो क्या करोगे, तो 6.35 के लिए भी फॉर्मूला ऐसा ही बनाएंगे, आगे 6 है ना तो उसको लिखेंगे 6th ऑब्जर्वेशन प्लस, यहाँ पॉइंट के बाद 35 है तो 0.35 ब्रैकेट में 6 के बाद 35 से मल्टीप्लाई, तो 6 के बाद कौन सा आ जाएगा, 7th ऑब्जर्वेशन माइनस 6th ऑब्जर्वेशन, बराबर। तो कोई भी फॉर्मूला बनानी हो ऐसे ही, यहाँ जो नंबर दिया हुआ है वो ऑब्जर्वेशन प्लस ये पॉइंट, और पॉइंट से मल्टीप्लाई में जो ऑब्जर्वेशन है उसके बाद वाला 6 है तो उसके बाद 7th ऑब्जर्वेशन माइनस फिर से वही 6th ऑब्जर्वेशन, बराबर। तो ये 6 और 7 के बीच में 0.35 की वैल्यू मिल जाएगी। अरे ध्यान, तो यहाँ पर जब भी पॉइंट में आए ना तो ऑब्जर्वेशन को इसी तरह से लिखना है। अब इनकी वैल्यू भी रखें, ये आंसर नहीं हो गया हमारा, इनकी वैल्यू रखनी है, बराबर। मैं ना इसको यहाँ नीचे लिख रहा हूँ खाली, कि लिखना आपको लाइन में ही है पर खाली बता रहा हूँ। 10.5 आया तो 10th ऑब्जर्वेशन प्लस ये 0.5, और ब्रैकेट में 10 के बाद 11th ऑब्जर्वेशन माइनस 10th ऑब्जर्वेशन, बराबर। ये शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि दूसरे भी फाइंड करने हैं वहां पर, इसलिए। तो अब यहाँ पे 10th ऑब्जर्वेशन, तो 10th ऑब्जर्वेशन मतलब 10 ऐसे मत लिख देना, फिर से बोल रहा हूँ 10th ऑब्जर्वेशन है वो लिखना भाई। 10th ऑब्जर्वेशन मतलब यहाँ से 10वां नंबर लेना है, कि यहाँ से 10th वाला नंबर कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन सा है, 47 है। तो यहाँ जो आया ना 10th ऑब्जर्वेशन, तो वो 10th ऑब्जर्वेशन पे लिखना है 47, फिर 47th ऑब्जर्वेशन ऐसे नहीं लिखना है, ये 47 ही ये नंबर है पूरा। यहां तक फॉर्मूला हुई, अब फॉर्मूला की वैल्यू रखनी है उसकी, कि 10th ऑब्जर्वेशन मतलब 47 प्लस ये 0.5, वो तो 0.5 ही है, ब्रैकेट में 11th ऑब्जर्वेशन, तो 47 के बाद वाला कौन सा ऑब्जर्वेशन है, 53, 53 और माइनस 10th ऑब्जर्वेशन, तो वही 10th वाला नंबर है हमारा 47, बराबर। ये जो ऑब्जर्वेशन है तो वो ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में से ढूंढ के लिखना है। अब इनकी वैल्यू लिखी जाए कि भाई 47 प्लस 0.5 ऐसे ही, पहले इनका माइनस हो जाएगा, फिर 53 माइनस 47 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। 6 इंटू 0.5, तो 6 इंटू 0.5 हो जाएगा वो 3, कैलकुलेटर है चेक कर लो, 0.5 मतलब हाफ ही हुआ ना, तो 6 का हाफ 3, और 47 प्लस 3, तो आंसर मिल गया 50। ये हमारे मीडियन की वैल्यू हुई 50, बराबर। अगर यहाँ पे होता वही जो यहाँ कैलकुलेशन किया, अगर 10th ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट होता तो डायरेक्ट लिख देते, तो पॉइंट में आ रहा है तो ये फॉर्मूला लिखनी है, उसकी वैल्यू रखनी है, और कैलकुलेशन से आंसर मिलेगा। ये परफेक्ट आंसर है हमारे मीडियन।
एक ही बात ध्यान, अब ध्यान में रखना। अब जैसे दूसरा भी फाइंड करना है, दूसरा क्या फाइंड करना है, Q1 ढूंढना है, मीडियन ढूंढा, अब क्वार्टाइल ढूंढना है Q1। तो क्वार्टाइल की फॉर्मूला क्या, तो उसकी फॉर्मूला J इंटू, यहाँ J की जगह पर 1 ही लिखे, 1 ढूंढना है ना, तो 1 इंटू n प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, बराबर। फिर से n पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो 20, टोटल 20 नंबर हैं उसमें, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि भाई 1 इंटू 20 प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो 21 और 21 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा, 21 का आधा हो जाएगा 10.5, उसका आधा हो जाएगा 5.25। तो मतलब 21 डिवाइड बाय 4 तो 5.25, उसको मल्टीप्लाई 1 से भी, तो 1 से मल्टीप्लाई में डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो 5.25 ऑब्जर्वेशन, यही हुआ ना, 5.25 ऑब्जर्वेशन। अब वही बात है कि अगर खाली होता 5 ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ से पांचवा नंबर लिख देते हम लोग, पर यहाँ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन नहीं है, 5.25 ऑब्जर्वेशन है, तो फिर वही ऐसी फॉर्मूला ही लगानी पड़ेगी ना, बराबर ना। फिर से फॉर्मूला कैसे बनेंगे कि यहाँ 5 है तो वो पहले फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, साथ में ही लिखना, मैं नीचे लिख रहा हूँ सिर्फ कि प्लस प्लस पॉइंट के बाद क्या है 0.25, तो वो 0.25 ब्रैकेट में 5 के बाद कौन सा ऑब्जर्वेशन 6, तो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन माइनस फिर से फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, बराबर। ऐसे ये फॉर्मूला बनेगी भाई। और अब इस फॉर्मूला में जो फॉर्मूला बनी, अब इनकी वैल्यू रखेंगे हम लोग कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25, जो पॉइंट में हो वो 0.25, 5 के बाद सिक्स्थ माइनस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। अब इनकी वैल्यू रखें, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन पांचवा नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5, 28 है, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 28 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, तो सिक्स्थ वाला नंबर कौन सा है 29, तो 29 माइनस फिफ्थ वाला नंबर कौन सा है, तो 28 ही है, बराबर। 29 माइनस 28, पहले माइनस करेंगे यहाँ पर, तो ये 28 प्लस 0.25, 29 माइनस 28 तो 1, और 1 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, फिर 28 प्लस 0.25, 1 से मल्टीप्लाई बाई, और फाइनल हो जाएगा 28.25। ये हमारे Q1 की वैल्यू हुई, बराबर ना, ये हमारे क्वार्टाइल की वैल्यू बनी कि 28.25। अब समझ आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा, बराबर ना, पक्का ध्यान आ रहा है ना कैसे करना है। हाँ, अब तीसरा क्या फाइंड करना है इसमें, तो पूछा हुआ D7 ढूंढो, तो चलो अब D7 फाइंड करें इसी फॉर्मूला से। तो D7 में क्या करेंगे कि 7 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 अपॉन 10 रखेंगे, 10th ऑब्जर्वेशन, 7 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 अपॉन 10, डेसाइल है तो 10, परसेंटाइल आएगा तो 100 रखेंगे, ठीक है। तो जब पता है डेसाइल या परसेंटाइल ढूंढते हैं ना, तो आंसर हमेशा पॉइंट में ही आएगा। इसमें चांसेस है कि पूरे मिले, इसमें चांसेस बहुत कम है, क्योंकि डिवाइड 10 करोगे तो आंसर पॉइंट में, तो ऐसी फॉर्मूला लगानी ही पड़ेगी आपको हमेशा। तो यहाँ पर भी हम वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा कि 7 इंटू एन पे रखेंगे 20, 20 प्लस 1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो चलो अब इसमें कैलकुलेशन करो, 21 डिवाइड 10 तो 2.1, और 2.1 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 14.7th ऑब्जर्वेशन, ये होगा ना। आगे 7 से मल्टीप्लाई भी करना है, मैंने डायरेक्टली लिखा कि 21 डिवाइड बाय 10 2.1, और 2.1 मल्टीप्लाई 7 कर देंगे 14.7। आई बात ध्यान। अब 14.7 खाली 14th होता तो 14th वाला नंबर लिख देते, 14.7 है तो फिर फॉर्मूला ही लगेगी उसमें भी। तो चलो यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाएंगे कि पहले 14th ऑब्जर्वेशन प्लस, साथ में ही लिखना उसके कि प्लस पॉइंट के बाद 7 है तो वो 0.7 ब्रैकेट में 14 के बाद 15th ऑब्जर्वेशन माइनस फिर से 14th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला बनी इसकी पॉइंट की, ऑब्जर्वेशंस की, अब उसकी वैल्यू रखें उसमें। तो 14th ऑब्जर्वेशन, 14th वाला नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये है 62।
तो 14th ऑब्जर्वेशन कौन सा? 62। खाली 14 मत लिख देना भाई, वो वैल्यू रखनी है। तो 62 और प्लस ये 0.7, फिर 15th वाला 62 के बाद कौन सा है? 63। तो 63 और माइनस फिर से 14th ऑब्जर्वेशन 62 होगा वैसे। अब फिर से कैलकुलेशन करें तो ये 62 वैसे ही प्लस ये 0.7 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर हो जाएगा 1। पहले माइनस करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है। पहले प्लस मत कर देना भाई, तो पहले प्लस कर दो फिर मल्टीप्लाई करें, नहीं भाई, ठीक है। पहले माइनस होगा ये ब्रैकेट का, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर जो बचे उसका प्लस करेंगे। तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई तो चलो वही रहेगा कि 62 प्लस 0.7 ही, और 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62.7 हो जाएगा। ये हमारे D7 की वैल्यू, कि D7 7th डेसाइल वो 62.7 आया। कंफर्म ना? हाँ। और लास्ट में परसेंटाइल में फाइंड करें तो परसेंटाइल की वैल्यू क्या आ जाएगी उसमें? तो P40 है, P40 ढूंढना है। तो उसको हम लोग लिखेंगे कि 40 मल्टीप्लाई बाय n+1 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन, है ना। परसेंटाइल है तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, ये डिवाइड 10, डिवाइड 4, डिवाइड 2, ये डिवाइड 100। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखें तो 40, यहाँ पर n पे हो जाएगा क्या? तो n पे 20 प्लस 1 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन, बराबर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 21 डिवाइड बाय 100 तो 0.21, और 0.21 को 4 से करेंगे तो 84, मतलब 8.4। तो 8.4 का ऑब्जर्वेशन है कि नहीं? आप कैलकुलेशन कर लो, बराबर। कैलकुलेटर में एक बार चेक कर लो कि ये 0.21 और 0.21 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे हम लोग तो 8.4 हो जाएगा, मतलब 40 करेंगे 8.4 का ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही फार्मूला बनेगी, 8.4 ऑब्जर्वेशन की फार्मूला लिखें। पहले 8 है तो वो 8 का ऑब्जर्वेशन प्लस ये 0.4, ठीक है ना, प्लस ये 0.4 और 8 के बाद हो जाएगा 9 का ऑब्जर्वेशन माइनस फिर से 8 का ऑब्जर्वेशन। आई बात ध्यान? तो अब इनके वैल्यू रखें कि 8 का ऑब्जर्वेशन, 8वां नंबर कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा है? 32 है। तो वो 32 प्लस 0.4 ब्रैकेट में 9th ऑब्जर्वेशन, तो 9th वाला 32 के बाद 40, तो 40 माइनस 32, 8th ऑब्जर्वेशन फिर से 32, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन की वैल्यू रखेंगे हम लोग। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ये 32 प्लस ये 0.4 और 40 माइनस 32 हो जाएगा 8 होगा ना, ठीक है ना। पहले माइनस करेंगे, अब 8 को इससे मल्टीप्लाई, तो 8 को 0.4 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? 32 प्लस 3.2 हो जाएगा, ठीक है। 8 4 का 32, 3.2 होगा, और 32 प्लस 3.2 तो आंसर मिल जाएगा हमें 35.2, मतलब P40 की वैल्यू वो हमारी ये मिली 35.2। आई बात ध्यान? पक्का समझ में आ रहा है ना कि ये कैसे फाइंड करना है? रॉ डेटा में सम कैसे करना है, ध्यान में आ रहा है? अगर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मिले तो असेंडिंग ऑर्डर में डायरेक्ट आंसर, अगर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं मिल रहा है तो फिर ये फॉर्मूला रख के हम लोग वैल्यू ढूंढेंगे। रहेगी बात ध्यान? सब ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि आगे चैप्टर 4 5 में ये बातें बार बार रिपीट होगी। तो अभी 3rd चैप्टर में क्लियर नहीं हुआ तो चैप्टर 4 5 में बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, सच में प्रॉब्लम हो। तो इसलिए अभी ये चीजें ध्यान से समझ लेना भाई। तो चलो लिख लो ये इलस्ट्रेशन, आज रॉ डेटा का देखा, फिर ये कंप्लीट कर लो, फिर डिस्क्रीट डेटा का अब हम कल देखेंगे फिर।